नकली इंजेक्शन बेचने वाला गिरोह पूर्वी दिल्ली में सक्रिय। नकली इंजेक्शन से महिला की हुई मौत। 26,000 में बेचा था नकली इंजेक्शन। राजगढ़ वैक्सीन सेंटर पर नहीं है भीड़, लोगों को नहीं मिल रही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। पूर्वी दिल्ली की बजाय पश्चिमी दिल्ली से आ रहे हैं लोग। नहीं मिल रहा फ्री राशन। लॉकडाउन के कारण गरीबों का चूल्हा पड़ा ठंडा। महंगाई ने और निकाल ली जान। पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। चरस तस्करों को किया गिरफ्तार। 4 किलो 400 ग्राम चरस बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। ईदी करेंगे दान, मरीजों की बचाएंगे जान। बच्चों ने ईदी दान करने का लिया फैसला। एसडीएम को देंगे सहायता राशि। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन में। मैं हूं वंदना कश्यप कैंत और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब पूर्वी दिल्ली की बड़ी खबर से करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी दिल्ली में इस समय नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाला गिरोह सक्रिय है। इस ग्रुप के सदस्य नकली कोरोना इंजेक्शन के नाम पर महंगे दामों में लोगों को धड़ल्ले से इंजेक्शन बेच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला लक्ष्मी नगर इलाके में सामने आया है, जहां एएस राठौर ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए ललित गुप्ता नाम के एक युवक से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदे थे, जिस एक इंजेक्शन की कीमत उसने 26,000 रुपए ली थी। बता दें, एएस राठौर ने अपनी पत्नी जो कोरोना संक्रमित थी उनको ये इंजेक्शन लगवाया, जिसके लगने के बाद राठौर की पत्नी की हालत और ज्यादा बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर डीसीपी मोनिका भारद्वाज का ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में डीसीपी मोनिका ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के असली और नकली की पहचान बताई है, ताकि लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन के असली और नकली में पहचान समझ सके। आपको बता दें कि फर्जीवाड़ा कर रहे इस गिरोह से सावधान होने की बात भी इस ट्वीट में कही गई है। इस ट्विटर को देखकर इस परिवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन के नकली होने की पहचान हुई, जिसके बाद तुरंत राठौर की बेटी अयाना ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ईमेल के जरिए इस बात की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पूर्वी दिल्ली के थाना मंडावली ने ललित गुप्ता के नाम की शिकायत दर्ज कर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने वाले ललित गुप्ता नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। हमारी पत्नी साधना राठौर, उन्हें कोविड पॉजिटिव थी, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तो उन्हें 22 तारीख को हमने यहाँ एलएनजेपी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त ज़रूरत है, अगर कहीं हो तो आप मिल जाएं। तो हमें फिर एक रेफरेंस नंबर से एक ललित गुप्ता का नंबर मिला और हमने ललित गुप्ता से बात की, तो उन्होंने मुझे 2 इंजेक्शन दिए 25-25 हज़ार के, 2 दिए मुझे यहाँ अक्षरधाम मंदिर से 26-26 हज़ार के। और बाद में जो वो इंजेक्शन मैंने लगवा लिए, उसके बाद पता लगा कि डीसीपी मोनिका भारद्वाज ने एक कोई रैकेट पकड़ा, तो उन्होंने एक ट्वीट में दिखाया कि यहाँ नकली इंजेक्शन बहुत चल रहे हैं और असली ये है। तो हमने उस फोटो से जब मिलान किया तो हमने जो लगवाए थे इंजेक्शन थे वो नकली थे। तो हमने इस संबंध में, क्योंकि 2 इंजेक्शन इन्होंने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पे दिए थे, इसलिए जो इंजेक्शन मंडावली थाने में बनती तो वहाँ कंप्लेंट की और उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली और उन्होंने उस बंदे को, ललित गुप्ता को पकड़ लिया। और ललित गुप्ता के साथ उनकी पत्नी, दोनों लोग थे वहाँ। दोनों लोग आते थे कार से, दोनों लोग ही हमसे पैसे लेके चले गए। 2 25-25 हज़ार के लिए, 2 26-26 हज़ार के लिए। हमारी पत्नी के रिकवर होने के बजाय उनकी डेथ हो गई। दरअसल इंजेक्शन देना बहुत रिक्वायर्ड था, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था उनकी कंडीशन धीरे धीरे नीचे जा रही है, आईसीयू बेड की जैसे सबको पता है प्रॉब्लम थी। तो हमने उनसे एक रेफरेंस से जो नंबर मिला था उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। इंजेक्शन जब मिले थे तब भी थोड़ा सा शक हुआ था कि गलत हो सकते हैं। हमने उनसे तभी बोला कि आप एक बार चेक करवा लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे यहाँ भी सबको यही लग रहे हैं, आप ले लीजिए। 2 इंजेक्शन हमने उनसे रोहिणी से पिक करे थे और 2 उन्होंने हमें अक्षरधाम दिए थे, और जितनी बार भी उनका कॉल आया उन्होंने पेमेंट बढ़ाते गए। और उसके बाद फिर हमें जब लास्ट में ट्वीट आया कि तब तक मेरी मदर की क्रिटिकल थी सिचुएशन, बट वो उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो जैसे ही हमें मिला तो हमने उनसे तब भी रेफ़र करने की कोशिश करी कि आपने अगर कहीं से लिए हैं आप उसका सोर्स पता कर लीजिए, हम कंप्लेंट डालेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया कि ये नकली है।
फिर लेटर ऑन 3 मई को मेरी मदर एक्सपायर हो गई, और क्योंकि इंजेक्शन टाइम से मिल जाते तो उनका इन्फेक्शन ठीक हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। फिर कंप्लेन करने की कोशिश की गई तो एज़ यूजुअल कभी किसी जुरिसडिक्शन का प्रॉब्लम आया। फिर अल्टीमेटली लास्ट सोर्स ये था कि मैंने कंप्लेंट डाली सीपी को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, वाया मेल, तो वो जाके रेगुलेट हुई, उसके बाद एक एफआईआर लॉन्च हुई। राजगढ़ कॉलोनी में बने वैक्सीन सेंटर में 18 से 44 वर्ष के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। इस सेंटर में देखा गया है कि गांधीनगर से ही नहीं बल्कि पश्चिमी दिल्ली से भी लोग यहां वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। इस सेंटर पर यह भी देखा गया है कि ऐप पर बुकिंग फुल चल रही है, जबकि वैक्सीन लगवाने आए लोगों की संख्या बहुत ही कम नजर आ रही है। लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट मिल रही है, जबकि सेंटर पर बिल्कुल भी वैक्सीनेशन के लिए भीड़ नहीं दिखी। वेट तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ा और वैक्सीन लगवा के कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसा मैं पहले फील करता था वैसे फील कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। क्या एज है आपकी? मेरी 25। मैं रहता हूँ सकूरपुर से। हाँ जी, रानी बाग। बुकिंग थी लेकिन हमें पिछले 5-6 दिन से कंटिन्यू हम 24 घंटे स्नोट बुक कर रहे थे, लेकिन कहीं पे स्नोट नहीं मिल रहा था। हमने पेटीएम पे, टेलीग्राम पे एनेट लगाए कि कहाँ पे स्नोट ओपन हो रहा है। जैसे स्नोट ओपन होते हैं लेकिन एक सेकंड में स्नोट एकदम फुल हो जाते हैं, तो इसलिए हमें नास में जाके कल रात को 8 बजे यहाँ का स्नोट मिला कोवैक्सीन का। मुझे अभी आधे घंटे हो गए यहाँ पे आए हुए, तो क्योंकि लंच टाइम चल रहा है इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। अब इसके बाद मेरे को भी लगेगा। अब बात करते हैं सरकार के फ्री राशन वितरण की, उस घोषणा की जो बस घोषणा ही बनकर रह गई है। बात कर रहे हैं पूर्वी दिल्ली में रहने वाले गरीब मजदूर तबके की और मध्यम वर्गीय परिवारों की, जो इस समस्या से मजबूर हो चुके हैं। खाने के लिए, कमाने के लिए बाहर वो नहीं जा सकते और घरों में कैद हैं। इस लॉकडाउन के चलते घर खर्च भी नहीं निकल पा रहा है। अब ऐसे में आटा, दाल, चीनी, तेल आदि के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। कमाई खत्म होने के कारण लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जिसके चलते सारा बोझ उनकी रसोई पर पड़ने लगा है। इस पर लोगों का कहना है कि सरकार ने राशन के लिए घोषणा तो कर दी है, लेकिन इस घोषणा के बाद जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा। ये जो लॉकडाउन का जो समय चल रहा है, इससे हमारी गृहस्थी पे तो बेहद ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि कमाइयाँ हैं नहीं, खर्चे उतने हैं। अब खर्चे हमारी गृहस्थी के 10,000 महीना है, और वो आने की आमदनी कहीं से नहीं है, मगर खर्चे उतने ही हैं, तो हमारी तो गृहस्थी पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। अब ये लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा हम ये भी नहीं कह सकते कि कितना लंबा चलेगा और उसकी हमारी व्यवस्था कैसे होगी। आटा, तेल, चावल ये सब कुछ महंगा होता जा रहा है। 1.5 साल से हमारा काम बंद पड़ा है, तो हम क्या करें बताओ। बीमार कोई हो जाए, हमारे पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। हम घरेलू औरतें हैं, खर्चा में मिल नहीं रहा, हम क्या करें बोलो। घर खर्च चलाने में बहुत मुश्किल हो रहा है। घर बिल्कुल बेकार चल रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कहीं से काम रोजगार कुछ भी नहीं है, तो कैसे चलाएंगे हम। बहुत मुश्किल हो रही है। केजरीवाल तो कह रही है कि राशन पानी फ्री मिलेगा, तो वो भी नहीं मिल रही है। मेरे हस्बैंड भी ऑटो चलाते हैं, लेकिन ऑटो में क्या है कि किराए वाले किराया मांगते हैं, दिहाड़ी मांगते हैं। वो कहते हैं जी हमें नहीं पता, जैसे भी है दिहाड़ी दो। मार्केट में निकलते हैं, बस अड्डे वगैरह सब बंद है, मार्केट बंद है, तो कहाँ से आदमी निकलेगा, कहाँ से सवारी बैठेगी, कहाँ से कमाएंगे हम लोग, और कहाँ से अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, बच्चा अगर बीमार भी होता है तो उसके लिए दवाइयों के लिए भी पैसा नहीं होता। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम गेहूँ दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, तो राशन वाले के पास गए हैं तो उन्होंने हमें यही कहा कि अभी कुछ नहीं मिल रहा हमें। जहां एक तरफ पूरी दिल्ली और ऐसे ही कई राज्यों में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगाया गया है और सख्ती भी ज्यादा है, तो वहीं तस्करी करने वालों को कोई डर नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली की पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने आनंद विहार बस अड्डे के पास से एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई है। पूर्वी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी संजय सिंह रावत ने बुधवार को जानकारी दी है कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शकूर बस्ती निवासी अशरफ उल हक के तौर पर हुई है। अशरफ के पास से 4 किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई है। अशरफ के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसे गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरफ जहां राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रही है और अस्पतालों में एक एक दिन में कई मरीजों की मौत हो रही है,
रिफिलिंग सेंटरों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कोरोना मरीज पल पल ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो वहीं त्योहारी सीजन चल रहा है। सबको पता है ये महीना रमजान का था। ऐसे में ब्रह्मपुरी में रहने वाले एक मुस्लिम परिवार के बच्चों ने ईदी को इस त्योहार पर दान करने की ठान ली है। आपको बता दें, इन बच्चों ने ईदी दान करने का फैसला ले लिया है, जिसको नाम दिया गया है ईदी करेंगे दान, मरीजों की बचाएंगे जान। जानकारी के मुताबिक ये 6 बच्चे अपनी ईदी को एक जगह जमा कर चुके हैं। अपनी ईदी की इस राशि को सीलमपुर एसडीएम अजय अरोड़ा को सौंपने का फैसला इन्होंने लिया है, ताकि एसडीएम इस राशि से नंदनगरी बस डिपो में चल रहे रिफिलिंग सेंटर में जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन भर के दे सकें। वहीं मुस्लिम समाज से जुड़े कई और लोगों ने अपील की है कि इस मुश्किल समय में ईद के त्योहार पर जरूरतमंदों की मदद की जाए और ये जिम्मेदारी हर कोई उठाए। ईदी करेंगे दान, मरीजों की बचाएंगे जान, कोरोना के पेशेंटों के लिए ऑक्सीजन आ जाए। हम ईदी करेंगे दान, मरीजों की बचाएंगे जान। हम इस साल हम अपनी ईदी डोनेट कर रहे हैं मरीजों के लिए जान बचाने के लिए, उनके लिए ऑक्सीजन आएगा। ईदी करेंगे दान, मरीजों की बचाएंगे जान। बच्चों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना अच्छा डिसीजन लिया कि अपनी ईदी को नेक काम में लगाने का। आज जब महामारी के टाइम पे सारे लोग परेशान हैं। गांधीनगर से बीजेपी के विधायक अनिल वाजपेयी को विधानसभा में विधायक दल का महामंत्री नियुक्त कर दिया गया है, जिसके बाद अनिल वाजपेयी ने कहा है कि ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी द्वारा विधानसभा में विधायक दल का महामंत्री नियुक्त किया गया है और इसके लिए मुझे चुना गया है। ये मेरे लिए बड़ी बात है। वहीं उन्होंने बीजेपी का धन्यवाद करते हुए ये भी कहा है कि वो अब नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी व अन्य बीजेपी नेताओं व विधायकों के साथ मिलकर विकास कार्यों पर जोर देंगे और इलाके की जनता के कामों को अपना पूरा सहयोग देंगे। इन्होंने मुझे पहली बार दिल्ली विधानसभा में इस तरीके का विधायक दल का महामंत्री नियुक्त किया गया है और ऐसी नियुक्तियां दिल्ली में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुई है। इससे पहले आप राज्यों में अगर चले जाएं तो हर पार्टी के दल में विधायक दल का महामंत्री होता है। अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के अंदर संसदीय दल होता है और उस संसदीय दल में जो संसदीय दल मंडल होता है उसका महामंत्री होता है। और दिल्ली में सरकार जिन पार्टी की है उनके यहाँ भी विधायक दल का महामंत्री है। तो ये पहली बार ये शुरू किया नेतृत्व ने और इससे मेरी पूरी कोशिश होगी कि दिल्ली के हमारे जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करके और नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, मैं और दिल्ली विधानसभा में बैठकर दिल्ली के कार्यकर्ताओं की बात को उनके नेतृत्व में सुनेंगे और जो भी यथासंभव अपने कार्यकर्ताओं का काम करने और दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाने का जो भी काम होगा हम अपने इस स्तर पर करेंगे। मैं पुनः नेतृत्व का धन्यवाद। तो वैक्सीन की कमी की जानकारी मिलने के बाद से ही पूर्वी दिल्ली के घोंडली वार्ड से निगम पार्षद दीपक मल्होत्रा ने अपने इलाके में आने वाली अनारकली डिस्पेंसरी का दौरा किया है, जहां पाया है कि इस डिस्पेंसरी में 45 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही थी। डिस्पेंसरी का जायजा लेते हुए जानकारी दी गई है कि यहां नामांकन के अलावा 50 टोकन अलग से भी बांटे जाते हैं। जानकारी देते हुए मल्होत्रा ने यह कहा है कि यहां रोजाना लगभग 300 से 350 डोज लगाई जा रही हैं। दरअसल पार्षद को डर था कि जैसे दिल्ली में वैक्सीन की कमी की बातें लगातार चल रही हैं, तो कहीं इनके इलाके में वैक्सीन के कार्यक्रम में भी ऐसी कोई दिक्कत ना आ रही हो। लेकिन जायजा लेने के बाद पार्षद संतुष्ट दिखे। साथियों, ये अनारकली डिस्पेंसरी है इंदिरा पार्क में, जो कि मेरे वार्ड में गली नंबर 8 के अंदर। यहाँ 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो है वैक्सीनेशन किया जा रहा है और सेकंड डोज भी लग रही है। यहाँ कोवैक्सीन है, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम रजिस्ट्रेशन के अलावा जो लोग आते हैं उसमें 50 टोकन अलग से भी बांटते हैं, जिन लोगों को अलग से यहाँ वैक्सीनेशन लगती है। लगभग 300 के आसपास, 350 के आसपास यहाँ वैक्सीनेशन डेली हो रहा है। 2 कमरे वैक्सीनेशन के हैं और एक रजिस्ट्रेशन का है।
और साथ में बहुत तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, रास्ता बहुत बढ़िया है, पब्लिक बहुत खुश है। और साथ में निवेदन करना चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन कराएं। मैंने फर्स्ट डोज लगवा ली है, सेकंड डोज के लिए आज मैं यहाँ लगा हूँ। कोवैक्स में थोड़ी सी दिक्कत तो है लेकिन लग रही है, सपोर्ट कर रहे हैं सब यहाँ के लिए। मेरे को 8:30 यहाँ बैठा दे रहे वेटिंग के लिए। हाँ नहीं, वैक्सीन लगाने के बाद आधे घंटे बता रहे हैं। और कोई दिक्कत कहीं से कोई? और आपने जब ऑनलाइन अप्लाई किया था या अभी तुरंत किया था? ऑनलाइन से आपको आराम से मिल गया था, कोई दिक्कत? तो कोरोना के बढ़ते मामले अभी पूरी तरह से थमे नहीं हैं और व्यापार पूरी तरह से ठप पड़े हैं। ऐसे में व्यापारी वर्ग का कहना है कि लॉकडाउन में व्यापार का बहुत ज्यादा नुकसान तो हो ही रहा है और अब तक वो नुकसान वो झेल रहे हैं। व्यापारियों ने बताया है कि लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उनका स्टॉक में रखा ज्यादातर सामान खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। इस बात से परेशान व्यापारी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऑड इवन की तर्ज पर दुकानें खोलने की परमिशन दी जाए, जिससे व्यापारी वर्ग को अब और ज्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सख्त नियम बनाए जाएं। साथ ही व्यापारियों का कहना यह भी है कि अगर भविष्य में सरकार लॉकडाउन को फिर से आगे बढ़ाने की प्लानिंग करती है तो इस बार थोड़ी रियायत जरूर दे। सरकार को दुकानें और व्यापारियों की फैक्ट्रियां खुलनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यापारी पिछले 1.5 साल से मार झेल रहा है और वो स्थिति में नहीं है इसको लंबे टाइम तक झेल सके। सरकार को सख्त निर्देश के साथ मास्क, सोशल डिस्टेंस की पॉलिसी को लाते हुए इनको कम से कम 3 घंटे डेली व्यापार खुलें। उसके बाद सरकार को आइटम वाइज, एरिया वाइज कोई भी एक अच्छी पॉलिसी बना के तुरंत सरकार को ये दुकानें खुलवा देनी चाहिए। मैं अपने फेम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर व्यापारी नहीं खुला, जो भारत की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला व्यापारी इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि अगर इनकी दुकानें नहीं खुली, प्रतिष्ठान नहीं खुले, फैक्ट्रियाँ नहीं खुली, तो मल्टीनेशनल कंपनी USA, इंग्लैंड की कंपनियां जैसे वर्ड मार्ट है, अलीबाबा है, ये देश के अंदर इतने हावी हो जाएंगे और देश का एक्सपोर्ट तो बंद हो चुका है, अगर इंपोर्ट ज़्यादा हुआ तो हमारी हालत बहुत माली होने वाली। हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पूरे होने चाहिए, हॉस्पिटलों में वैक्सीन और दवाइयाँ पूरी होनी चाहिए, हॉस्पिटलों में सारे चाहे दिल्ली सरकार के हैं, चाहे MCD के हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, उसमें डॉक्टर और कर्मचारी पूरे होने चाहिए। आज बड़ी विडंबना की बात है, आज भी जो है ना लोग गए ऑक्सीजन जबकि काफ़ी हद तक कवर हो गई है, आज भी मर रहे हैं। अगर दुकानदारों को 2-2 घंटे का भी समय दिया जाए या ऑड इवन तरीके से इसको खोलने की आगे तैयारी कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन में ढील तो मिलनी चाहिए, परंतु जब तक लॉकडाउन नहीं हटना चाहिए जब तक कॉन्फिडेंट सरकार और डॉक्टर ना हो जाए। ऑड इवन में व्यापारी को खोल दो, व्यापार खोल दो, एक दुकान आज खुलेगी, एक कल खुलेगी, इस तरह खोल दो। और कोरोना तो घट ही रहा है, केजरीवाल जी की सूझबूझ और केंद्र भी इसमें मदद कर रहा है। और राशन वगैरह भी गरीबों को फ्री मिले, राशन वगैरह ही फ्री मिल जाए तो उन्हें सुविधा हो जाएगी। और आज तक मैं समझता हूँ इतनी मारामारी हो रही है, अगर ये बंद रहा तो बहुत ज़्यादा कलह हो जाएगी, चोरियाँ बढ़ जाएंगी और तमाम तरह की कलेशें बढ़ जाएंगी। और ये ऑड इवन में खुल जाना चाहिए, अब 17 के बाद खुल जाना चाहिए, केजरीवाल जी से हमारी अपील है। तो पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।